Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 18 of chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation. आज के सेशन के अंदर जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो पॉइंट का नाम है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है उसका जनरल इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था, बट ये सेशन के अंदर हमें ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स को दो ब्रॉड ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाता है। उनमें से पहले ग्रुप का जो नाम है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, वो हमें आज के सेशन में डिस्कस करना है। सो फर्स्ट ग्रुप है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड सेकंड ग्रुप का नाम है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। सो लेट अस डिस्कस विथ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। नाउ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में एक तो बेसिक डिफरेंस क्या है। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशन और चेंजेस इन द सिंगल जीन। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर आज से समझ लेना कि अगर सिंगल जीन के अंदर आने वाले चेंजेस की वजह से कोई डिजीज हो रहा है, डिसऑर्डर हो रहा है, तो वो होगा मेंडेलियन डिसऑर्डर। Now, this type of disorders are transfer to the offspring on same line. Same line का मतलब है generation to generation, parents में से offspring में, as we have studied in the principles of inheritance. जैसे आपको पता था कि टॉल और शॉर्ट प्लांट को आप फ्यूज करो तो दोनों के जीन ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएंगे, पर जो कैपिटल टी था वो अपने आप को एक्सप्रेस करता था एंड प्लांट बिकम अ टॉलर। सो यहां पे भी जीन के अंदर आने वाले चेंजेस की वजह से जो डिसऑर्डर्स होंगे वो ऑफस्प्रिंग के अंदर सेम लाइन में ट्रांसफर होंगे, एज लाइक दैट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, कि एक्चुअल में ये इनहेरिटेंस का पर्टिकुलर पैटर्न क्या है ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रेस्ड find out in a particular family by the pedigree analysis. लास्ट सेक्शन के अंदर पूरा का पूरा पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड हमने डिस्कशन किया था कि पहले क्या किया जाता था, कोई भी एक पर्टिकुलर फैमिली के पिछले 10 जनरेशन के एक ट्रेट के डेटा कलेक्ट किए जाते थे। वो डेटा को एक चार्ट के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट किया जाता था जिसका नाम था फैमिली ट्री, और वो फैमिली ट्री के ऊपर से शायद हमें समझ में आ सकता है कि कौन से पर्टिकुलर कैरेक्टर का इनहेरिटेंस जनरेशन टू जनरेशन हो रहा। सो ह्यूमन बॉडी के अंदर होने वाले मोस्ट कॉमन एंड प्रिवेलेंट मतलब नोटिसेबल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोनूरिया एंड थैलेसेमिया। तो ये सभी के सभी डिजीज के अंदर एकाध जीन में आने वाली डिफेक्ट की वजह से ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते रहते हैं। नाउ ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स डोमिनेंट और रिसेसिव है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो आपको मैं पहले ही बता दूं, जो डिजीज डोमिनेंट होगा विच आर एक्सप्रेस्ड इन एवरी जनरेशन, अगर डिजीज डोमिनेंट है तो वो हर एक जनरेशन में किसी ना किसी एक फैमिली मेंबर को होगा, एंड रिसेसिव का मतलब है दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन एवरी जनरेशन। हर एक जनरेशन के अंदर ये डिजीज अगर नहीं दिखता है, एकाध में दिखता रहता है, फिर दूसरी तीसरी में नहीं दिखेगा, तो वो डिजीज होता है रिसेसिव। और हर एक जनरेशन में कोई ना कोई फैमिली मेंबर को अगर दिखेगा तो वो होगा डोमिनेंट। नाउ बाय द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस वन कैन इजीली अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इन क्वेश्चन इज डोमिनेंट और रिसेसिव। तो पेडिग्री एनालिसिस का चार्ट अगर आपको दिया होगा तो उसके हिसाब से आप इजीली बता सकते हो कि भाई ये दिया हुआ चार्ट डोमिनेंट है या तो रिसेसिव है। ओके,
अब ये पेडिग्री एनालिसिस के चार्ट, एक तो आपको मैंने बताया डोमिनेंट हो सकते हैं, दूसरा रिसेसिव हो सकते हैं, और भी 2 टाइप के चार्ट हो सकते हैं, जैसे कि सिमिलरली ट्रेट और कैरेक्टर may also be linked to the sex chromosome। अब कभी कभार ऐसा भी होता है, जैसे कि चलो एक एग्जांपल दिया हुआ है हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया के अंदर जो ट्रेट है, जो कैरेक्टर है, या तो जो पर्टिकुलर जीन है, वो जीन कौन से क्रोमोसोम के साथ जुड़ा होता है? सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स में भी मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं कौन से क्रोमोसोम से, एक्स क्रोमोसोम के साथ ये हीमोफीलिया क्रिएट करने वाले जीन जुड़े होते हैं। अब हीमोफीलिया मतलब आपको पता है कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंस होना, इसलिए ब्लड क्लोटिंग का जो नॉर्मल टाइम आपको पता है 2 to 8 मिनट, वो डिले होता रहता है। सो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, जो मैंने आपको एक चार्ट दिखाया हुआ है, अ फैमिली पेडिग्री ऑफ हीमोफीलिया। तो आप ध्यान से देखोगे, ये नॉर्मल वुमन है मतलब XX, और ये हीमोफिलिक मैन X डैश। तो X डैश मतलब आपको समझना है डिजीज के लिए X डैश मैंने लिखा हुआ है, सो X डैश Y। अब आप इसमें X और Y में से क्या बन सकता है? नॉर्मल मेल। इसमें से एक X लिया और इसमें से एक Y। ओके, ये X डैश यहां का और यहां का X, तो X और X डैश मतलब वो तो क्या बनेगा? कैरियर वुमेन, जो डिजीज पास करेगा। अब अगर कैरियर वुमेन का मैरिज रिलेशनशिप आप नॉर्मल मैन के साथ दिखा देते हो, तो इसका XY होगा। तो इन दोनों के फ्यूजन से जो 4 पॉसिबिलिटी बनने वाली है, उसमें एक बनेगा नॉर्मल वुमेन, दूसरा नॉर्मल मैन, तीसरा कैरियर वुमेन, एंड चौथा बनेगा हीमोफिलिक मैन। मतलब आपको याद रखना है कि वुमेन अगर कैरियर हो तो ऑलवेज डिजीज किस में पास होते हैं? मैन या तो उसके सन में। तो आगे का पॉइंट वही है, इट इज एविडेंट दैट X-linked recessive traits show transmission from carrier female to the male progeny। तो कैरियर फीमेल हो तो ऑलवेज वो कैरेक्टर किसको ट्रांसफर होता है? मेल को। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी प्रूफ के साथ दिखाया कि ये कैरियर वुमेन थी, तो वो कैरियर वुमेन ने डिजीज किसको पास किया? उसके सन को। मतलब मेल के अंदर ऑलवेज डिजीज फीमेल में से पास होता है, पर अगर वो डिजीज एक्स लिंक्ड और रिसेसिव होगा तो, अब रिसेसिव है वो कैसे आप समझ सकते हो? तो आप ये चार्ट के अंदर देखो, इसमें अफेक्टेड पर्सन था, अब ये जनरेशन में कहीं पे भी अफेक्टेड पर्सन नहीं है, फिर इसमें आप लोगों को दिख रहा, तो हर एक के अंदर अगर डिजीज नहीं है तो वो आपको समझना है कैसा है? रिसेसिव। क्लियर? ओके, नाउ अब आपको ये रिसेसिव, डोमिनेंट, ऑटोसोमल, एक्स लिंक्ड है कि नहीं है, वो पूरा का पूरा ये चार्ट के ऊपर से समझ में आ जाएगा। अब पहली पॉसिबिलिटी मैंने ली है कि ऑल अफेक्टेड प्रोजेनी हैव अफेक्टेड पेरेंट्स। समझ लो चार्ट के अंदर जितने भी पेरेंट्स है और प्रोजेनी है, हर एक जनरेशन में अगर अफेक्टेड है, यस और नहीं है नो। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हर एक जनरेशन का प्रोजेनी जो है वो पेरेंट्स के साथ अगर अफेक्टेड होता है तो वो पेडिग्री एनालिसिस का चार्ट डोमिनेंट है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो कैसा होगा? रिसेसिव होगा। चलो, तो डोमिनेंट और रिसेसिव का डिफरेंस समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट, डोमिनेंट के अंदर इफ ऑल अफेक्टेड मेल have affected mother and affected daughter, जितने भी affected मेल है उसकी मदर अगर affected है और वो मेल की जो डॉटर है वो affected है, अगर yes तो वो होगा X linked
पर डोमिनेंट। मैंने एक्स लिंक बोला है पर वो डोमिनेंट है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या बोला मैंने कि डोमिनेंट में अगर जितने मेल है वो अफेक्टेड है, वो मेल का मदर भी अफेक्टेड हो और वो मेल की डॉटर भी अफेक्टेड हो तो वो एक्स लिंक डोमिनेंट है, और अगर ऐसा ना हो तो वो होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। दूसरा चांस यहां पे ले लेते हैं रिसेसिव के पास। रिसेसिव में भी वही, इफ ऑल अफेक्टेड फीमेल हैव अ अफेक्टेड फादर एंड वो फादर अफेक्टेड है, उसमें से फीमेल अफेक्ट हुई और वो फीमेल का जो सन होगा वो भी अगर अफेक्टेड है, अगर यस तो वो डिजीज है एक्स लिंक्ड पर रिसेसिव। अगर ऐसा नहीं है तो वो डिजीज हमें किस में कंसीडर करना है? इट इज कंसिडर्ड एज अ ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये डोमिनेंट, रिसेसिव, एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, वो पूरा का पूरा आपको ये चार्ट के ऊपर से अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। ओके, अ रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री इज शोन इन द फिगर फॉर द डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। तो आप लोगों को अब दो एग्जांपल्स दिए हुए। तो पहले तो एग्जांपल के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वो ऑटोसोमल है या डोमिनेंट है। तो उससे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपको यहां पे उसकी जनरेशन लिखनी होती है, जनरेशन नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये है अफेक्टेड फीमेल, नॉर्मल मेल। तो आप देख सकते हो ये जनरेशन में एक को डिजीज है, ये जनरेशन में भी एक को डिजीज है और ये जनरेशन में भी एक को डिजीज है। मतलब ये ट्रेट कैसा है? डोमिनेंट ट्रेट है। अब बात करते हैं कि ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि अगर हरेक अफेक्टेड मेल का मदर जो है वो अफेक्टेड होना चाहिए और उसका डॉटर भी अफेक्टेड हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उसको बोल सकते हैं एक्स लिंक्ड। पर ये चार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे तो मदर में से मदर ही अफेक्ट डॉटर ही अफेक्ट हुई है और यहाँ पे भी डॉटर ही अफेक्ट था। तो ये शायद एक्स लिंक्ड नहीं है पर कैसा है? ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट किसका है? फॉर एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, मतलब मसल डीजनरेशन होने वाले डिजीज का ये चार्ट आपको दिया हुआ है, जो एग्जांपल है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स। ओके, एग्जांपल नंबर 2। तो अब इसमें देखो, फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपको कहीं पे भी रेड कलर मार्किंग नहीं दिख रहा है, मतलब किसी के पास डिजीज नहीं था। पर सेकंड में वो डिजीज आया, सेकंड में आया और सेकंड में ये दोनों में तो वो डिजीज था ही नहीं, फिर भी थर्ड में किसी के पास ये डिजीज आया। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये डिजीज कैसा है? रिसेसिव ट्रेट है। अब बात करते हैं वो ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है। तो ऑटोसोमल सीधा सा ही हम लोगों को दिख रहा है क्योंकि इन दोनों में से किसी के पास भी डिजीज नहीं है, फिर भी एक मेल और एक फीमेल अफेक्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली ये डिजीज कौन सा है? ऑटोसोमल। सो ये एग्जांपल है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स का। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। नाउ अब एक जनरल रूल है जो आप इजीली याद रख सकते हो, जिसे बोला जाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का एक सिंपल मतलब क्या हो जाता है कि डिजीज ट्रांसफर होता है मदर से सन में और सन से ट्रांसफर होगा डॉटर में, या तो वो मदर की ग्रैंड डॉटर, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इन शॉर्ट आपको सेक्स में उल्टा चलना है कि भाई मदर मतलब XX है तो वो डिजीज XY में फैलेगा, फिर XY में से डिजीज XX में फैलेगा।
तो मदर से सन, सन से डॉटर या तो ग्रैंड डॉटर, तो वो पैटर्न होगी डायंड्रिक पैटर्न। और दूसरा फादर मतलब एक्स वाई से डॉटर एक्स एक्स, वहां से सन एक्स वाई। सो फादर टू डॉटर, डॉटर टू ग्रैंड सन, दिस इज कंसिडर एज अ डाइजेनिक और डाइजीनिक। सो ये डाइजेनिक और डायंड्रिक दोनों की दोनों क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की एक पैटर्न है, जो पैटर्न आप लोग पेडिग्री चार्ट जो दिया हुआ है उसको एनालाइज करने के लिए काम में ले सकते हो। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एज वेल एज पेडिग्री एनालिसिस का डोमिनेंट, रिसेसिव, ऑटोसोमल या तो एक्स लिंक्ड है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।